हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ये सेकंड पार्ट हमारा फिजिक्स का यानी कि साइंस का। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तब काम करता है जब दो वस्तुओं के बीच में कुछ दूरी हो। अगर मैं बात में करूं कि दो वस्तु हैं, लेट्स सपोज एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, यानी कि इनका द्रव्यमान m1 और m2 है, और इनके बीच में जो दूरी होगी उसे हम लोगों ने कहा r। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो इन दोनों मास के, इन दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और इन्वर्सली होगा इनके बीच की दूरी का जो स्क्वायर होगा उसके। तो हम लोग अगर बोलें इसको, तो F इक्वल टू जी m1 इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तब उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के बीच में कुछ दूरी हो। ठीक है, तो ये जो बल होता है ये बराबर होता है उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके इन्वर्स का, यानी कि उसका स्क्वायर का इन्वर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर मैं बात में करूं, इसमें आप लोग देख रहे हैं तो एक तो m1 m2 तो दो बॉडी का मास हो गया, उनके बीच की दूरी r स्क्वायर हम लोग ने कह दिया। यहाँ पर जो g का प्रयोग किया गया इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये एक वैल्यू होती है जिसे कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता होगा कि न्यूटन ने एक पेड़ में से एक फल को नीचे गिरते हुए देखा, तो उनके मन में प्रश्न आया कि भाई ये फल नीचे ही क्यों गिरा है, क्यों ये ऊपर की ओर नहीं गया या अन्य डायरेक्शन की ओर क्यों नहीं गया। क्या जो सेब था उसको कुछ फोर्स के कारण, या फिर जो फोर्स है, जो सेब है उससे कुछ फोर्स के कारण पृथ्वी की ओर को खींचा गया है। तो यहीं पर उन्होंने पता लगाया गुरुत्वीय त्वरण का, जिसे हम कहते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या हो कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर को आए, अगर कोई वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराया जाए, तो उसके स्पीड में, या आप कह सकते हो कि उसकी गति में जो निरंतर होने वाला जो चेंज होता है, यानी कि जो बढ़ोतरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F इक्वल टू एम इंटू जी। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ, तो वहां पर भी आपने देखा होगा F इक्वल टू एम इंटू ए था। तो यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे ए की जगह जी। तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है कि अगर कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर को गिराया जाए तो उसकी गति में होने वाली जो वृद्धि होती है वो कहलाती है गुरुत्वीय त्वरण। अब अगर मैं बात करूं तो ये वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं बात में करूं कि दो वस्तु हैं, लेट्स सपोज कि दो अलग अलग मास वाली बॉडी हैं, और अगर हम इनको एक ही समय पर पृथ्वी की ओर गिराएंगे तो ये एक ही समय पर पृथ्वी पर जाकर के गिरेंगे। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा चालाकी यहाँ पर करने की कोशिश करे, क्योंकि इस कंडीशन पे हम लोग ईयर का जो बल होता है उसे हम लोग लेके नहीं चलते, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लेके नहीं चलते, और जो ईयर लगाती है बॉडी पे एक बाहरी बल यानी कि ऊपरी बल लगाती है, उसे भी हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके चलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि दो अलग अलग, यानी कि एक लोहे की बॉल और एक लकड़ी की बॉल, या फिर एक अन्य वस्तु जो होती है, लकड़ी की और लोहे की वस्तु को अगर हम लोग फेंकें जिसका मास अगर सेम हो, ठीक है, अगर हम वस्तु को हवा में फेंकें यानी कि हवा में उनको गिराया जाए, तो जब हवा में गिराया जाए क्वेश्चन में बोला गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हवा को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो हवा का इफेक्ट जो होगा वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे में लोहे की बॉल जल्दी गिरेगी और जो लकड़ी की बॉल होगी वो देर में जाकर के गिरेगी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अगर वो हवा में गिराया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हवा का मान भी हमको लेके चलना पड़ेगा। तो ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, यानी कि जो हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में क्या संबंध यहाँ पर होता है। तो देखिए, हम लोग ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था F इक्वल टू जो होता है वो m इंटू जी होता है। अगर मैं इस F को इस वैल्यू पर रख दूं
तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी m इंटू जी इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम एक m काट दे इसका तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा g इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट में देखें, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें, तो इसको हम लोग एम ई कर लेंगे और आर ई स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर हम पृथ्वी से कोई वस्तु कितनी दूरी पर है तो उसका भी हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पर अर्थ का हम लोग मास लेके चलेंगे तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग को कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हुए चलेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनना। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि अगर मैं अर्थ के मास को अगर मैं ना बदलूं, अर्थ के मास को ना बदलूं और रेडियस को मैं डिक्रीज कर दूं, 1%, तो इसकी ग्रेविटी में क्या अंतर आएगा? तो हम बोलेंगे कि भाई वो तो 2% बढ़ जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन देखूं तो आर इसका क्या है, इन्वर्स है। आर जो है वो जी के इन्वर्स में है। इसका मतलब क्या है कि अगर आर की वैल्यू ज़्यादा हुई, अगर दूरी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और अगर आर की वैल्यू कम हुई तो जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये डिपेंड करेगा पूरे के पूरे आर पे। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर बॉडी का मास यानी कि अर्थ का मास ना मैं ना बदलूं और रेडियस को डिक्रीज कर दूं 1%, तो जो जी होगा उसकी वैल्यू 2% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं, जैसे अगर बात मैं करूँ कि ये अर्थ है, 1 सेकेंड, ये अर्थ है, ठीक है। आपको पता है कि जो अर्थ होती है वो अर्थ का आकार किस प्रकार से होता है, यानी कि आपको पता है कि अर्थ जो होती है वो विषुवत में उसकी जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और वहीं पर पोल की अगर हम लोग बात करें तो पोल में उसकी जो दूरी होती है वो कम होती है। यानी कि अर्थ का जो इक्वेटर का डिस्टेंस होती है, यानी कि जो विषुवत रेखा की जो डिस्टेंस होती है, जो आर होता है, ये वैल्यू ज़्यादा होती है। और ये जो होती है ध्रुवी वाली, ये क्या होती है, कम होती है। तो भाई अगर मैं बात करूँ विषुवत रेखा पे, तो आपको पता है कि यहाँ पर आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विषुवत रेखा में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कम होता है। जी की वैल्यू यहाँ पर कम होती है। अगर सामान्यतः देखें जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है। इसको हम लोग अप्रॉक्स में लेके चलते हैं 10। तो अगर मैं विषुवत रेखा में देखूँ तो विषुवत रेखा में इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर वहीं मैं बात करूँ ध्रुवों की तरफ, तो ध्रुव में आपको पता है कि जो आर होता है, इस आर की वैल्यू कम होती है, जिसके कारण से यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ध्रुवों में जी की वैल्यू सबसे अधिक होती है और वहीं विषुवत रेखा में जी की वैल्यू सबसे कम होती है। इसको मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि अगर मैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाऊँ तो जी की वैल्यू में लगातार बढ़ोतरी होगी, या मैं कहूँ कि ध्रुवों से अगर मैं विषुवत रेखा की ओर आऊँ तो जी की वैल्यू में लगातार कमी होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं अर्थ से कुछ एक हाइट में चले जाऊँ तो क्या अंतर आएगा इसकी ग्रेविटी पे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं अर्थ से एक हाइट पे चले जाऊँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ की बात में करता हूँ, और अर्थ के अंदर, अगर अर्थ के अंदर आपने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा है और उसके अंदर की अगर बात मैं करूँ इस कंडीशन की, तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर अगर मैं अर्थ से एक ऊंचाई पे चले जाऊँ, कोई पहाड़ों पे चले जाऊँ, कोई माउंट एवरेस्ट पे चले जाऊँ, तो क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जी की वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। और ऐसे ही अगर हम गहराई की बात करें तो गहराई पर भी क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ आर है, ठीक है। हालांकि इसमें हम लोग मास इतना ही लेकर चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग लेकर देखें तो पृथ्वी के अगर हम अंदर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू में क्या होगी, कमी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी के अंदर मैं कोई माइंस में जाऊं, कोई खान में जाऊं, कोयले की खान में जाऊं, हीरे की खान में जाऊं, तो वहां पर जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर बात मैं करूं पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के सेंटर की अगर बात मैं करूं, तो पृथ्वी के सेंटर पे आपको बता दूं कि जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मास नहीं होता, क्योंकि ऊपर का मास और नीचे का मास जो होता है वो कैंसिल आउट होता है दूसरे से, और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत ध्यान देने हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो हाइट में कमी होगी, ये भी आपको समझा दूं कि भाई जो हाइट में कमी होगी वो ज़्यादा कमी होगी किसकी तुलना में, गहराई की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर आर जो है ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा कमी होगी, गहराई में कम कमी होगी।
तो ऊंचाई में कमी तो दोनों ही तरफ होती है, ऊंचाई में भी और गहराई में भी, लेकिन ऊंचाई में जो कमी होती है वो ज़्यादा होती है गहराई की तुलना में। ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। तो अब हम अगले कंडीशन पे जाएं। अब बात करते हैं कि भाई पृथ्वी के घूर्णन के कारण से क्या अंतर पड़ेगा, पृथ्वी के घूर्णन से क्या अंतर पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करती है इसकी घूर्णन पे भी। अगर पृथ्वी की जो घूर्णन की जो स्पीड होती है अगर हम उसको बढ़ा दें या इसकी स्पीड को कम कर दें तो ग्रेविटी में क्या अंतर आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जो ग्रेविटी जो होती है वो इन्वर्सली होती है इस घूर्णन के, घूर्णन गति के इन्वर्सली होती है। अगर स्पीड बढ़ाई जाए तो जी की वैल्यू में कमी आएगी, और अगर स्पीड को कम किया जाए तो जी की वैल्यू में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात में करूं, एक क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि अगर पृथ्वी के आर पार कोई सुरंग बनाई जाए, है ना, आर पार सुरंग बनाई जाए, तो हम लोग देखेंगे कि भाई जब यहाँ पर कोई वस्तु जाएगी, जब इस अगर आर पार कोई सुरंग बना दी जाए, तो अगर इसके अंदर हम कोई बॉडी को डालें तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है तो इसके कारण से वो वस्तु कभी नीचे पहुंच नहीं पाती और वो इस एरिया पे यानी कि इस दीवालों पे जो है वो टकराएगी। अगर मान लीजिए कोई सुरंग बनाई जाए तो दीवालों पे टकराना शुरू कर देगी और उसका डायरेक्शन इस प्रकार से मुड़ने लगेगा। इस प्रकार के कई सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, रूस में कर चुके हैं, अमेरिका में कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग पृथ्वी के आर पार एक सुरंग बना दी जाए, अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसको हम थ्योरेटिकली देखें तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर किसी वस्तु को इस पे गिराया जाए सुरंग बना करके तो इसकी स्पीड में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, इसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी तो कम समय लगेगा। तो एक तो आपको ये भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं एक और चीज़ के ऊपर, और वो है आपका, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कुछ लिफ्ट की कुछ कंडीशंस पे। तो देखिए जी की वैल्यू आपकी बता दूं कि जी और जी की वैल्यू जो होती है उसी के कारण से आपके वेट में भी क्या होता है, कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर बात मैं करूं, एक होता है आपका वेट यानी कि भार, और दूसरा होता है आपका मास यानी कि द्रव्यमान। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू होता है m/g, यानी कि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, और अगर मास जो होता है ये हर जगह आपका सेम पाया जाता है। अगर मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर चले जाऊं तो आपके मास में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वेट में आपकी अंतर आएगा क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो सबसे अधिक वेट हमारा कहाँ पर होगा, आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो आप समझ सकते हैं, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ग्रेविटी वेट के। अब हम इसी के आधार पर हम लोग कुछ लिफ्ट वाले क्वेश्चन की तरफ को देखते हैं। तो कि लिफ्ट की कंडीशन क्या हो सकती है कि लिफ्ट जो है एक बार हो सकता है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जाए, और हो सकता है कि एक बार लिफ्ट नीचे की ओर जाए। तो अगर मैं बात करूं ये लिफ्ट है और लिफ्ट में बैठा कोई आदमी है, तो ये आदमी जो होगा वो नीचे की ओर को अपना वेट लगाएगा, और लिफ्ट जो होगी इसमें भी कुछ फोर्स होगा F इक्वल टू m/a, और जो आदमी का जो वेट होगा उसको हम कहेंगे F इक्वल टू m/g। ठीक है, तो दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं लिफ्ट ऊपर की ओर को जाए, लिफ्ट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होए, तो आपको पता है कि ऐसे में आदमी को अपना जो भार होगा वो बड़ा महसूस होगा। और उसका कारण क्या होता है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाए तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि mg प्लस ma हो जाएगा ऐसी कंडीशन पे, और आपको अपना वेट जो होगा वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। सेकंड कंडीशन बात करें तो अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाए, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाए तो ऐसे में आपको अपने भार में कमी महसूस होगी। अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाए तो ऐसे में आपको अपने भार में कमी महसूस होगी, क्योंकि जो आपका वेट होगा वो फाइनली mg माइनस ma हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी आती है जब लिफ्ट की रस्सी को काट दिया जाए या एक वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे, तो ऐसे में आपको भारहीनता महसूस होगी, यानी कि वेटलेसनेस महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन पे जो होता है वो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटी से, तो ऐसी कंडीशन पे आपको भार यानी कि भारहीनता जिसे हम कहते हैं वेटलेसनेस आपको महसूस होने वाली है। अब एक और कंडीशन के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें चंद्रमा की,
तो यानी कि मून की हम लोग बात करें तो मून पे आपको पता है कि भाई मून पे जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी की तुलना में कितनी होती है, 1/6 होती है। जैसे अगर बात मैं करूँ कि मेरा वेट अगर 60 है तो मेरा मून में जो होगा वो कितना मास हमको मिलेगा वहाँ पर, 10 kg। हमको जो अपना वेट महसूस होगा वो 10 kg होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो होती है वो ग्रेविटी क्या होती है, 1/6 होती है। तो ऐसे कंडीशन पे आप हो सकता है कि सुपर ह्यूमन की तरह वहाँ पर महसूस करें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों पे, जो होता है पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है वो मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि वह न्यूनतम वेलोसिटी जिस पे किसी हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फेंकें, किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर को फेंकें और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए। यानी कि अगर मैं कोई वस्तु को हाइट में यानी कि ऊंचाई की ओर फेंकूंगा तो क्या मैं उसको स्पीड दूं जिसके बाद वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए। जो आप लोग देखते हैं कि जो स्पेस शिप होती हैं या फिर जो लगातार जो इसरो जो लॉन्च करता रहता है सैटेलाइट, तो उसके लिए फिर हम लोग इस कंडीशन को हम लोग नाप के चलते हैं। तो क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है V यानी कि V का मतलब है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है √2G_r। यहाँ पर r जो होगा वो अर्थ का रेडियस होगा, यानी कि अर्थ की दूरी, अर्थ से उसकी दूरी होगी। तो ग्रेविटी भी अर्थ की हम लोग लेके चलेंगे, तो इसका जो मान आता है वो आता है जी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम कोई वस्तु को फेंकें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को बाहर निकल जाएगी। अगर कंटिन्यूस इसकी स्पीड रहेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, इसलिए जो वस्तु हम लोग फेंकते हैं, जो सैटेलाइट हम लोग ऊपर लॉन्च करते हैं, वो हमको ऐसी जगह से लॉन्च करना चाहिए जहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, ताकि हम लोग आसानी से कम स्पीड में और कम फ्यूल बर्न करके हम लोग आसानी से वस्तु को या सैटेलाइट को हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल दें। तो इसलिए अधिकतर जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वो हमेशा विषुवत के आसपास फेंके जाते हैं या फिर समुद्र के नज़दीक जो तट होते हैं वहीं से उनको हम लोग भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर विषुवत में जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मून का, आपको पता है कि मून का जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी की तुलना में कम होती है। तो अगर हम लोग मून का लेके चलें तो मून का जो होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है। और इतनी कम एस्केप वेलोसिटी होने के कारण जो मून में जो एटमॉस्फेयर होता है या फिर जो हवा अगर वहाँ पर पाई जाए तो वो आसानी से उसके ग्रेविटी को छोड़ करके बाहर निकल जाएगी, क्योंकि बहुत कम स्पीड होती है और इतनी कम स्पीड में इतनी कम मिनिमम स्पीड चाहिए होती है गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने के लिए। तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो नहीं पाया जाता, उसका एक कारण एस्केप वेलोसिटी भी होता है। अब हम लोग बात करें, अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम लोग फॉर्मूला के ऊपर चलें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है VO इक्वल टू होता है √GM/r, ठीक है। तो ये होता है इस पे r पे, और इस r का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात में करूँ कि ये अर्थ है तो अर्थ से ये होगी इसकी r, ठीक है, और ये हो जाएगा कोई ऊंचाई, ठीक है, जहाँ पर मैं उस सैटेलाइट को भेजना चाहता हूँ। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई पृथ्वी के चारों ओर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सैटेलाइट को घूमने के लिए जो न्यूनतम स्पीड चाहिए होती है वो होती है इसके कक्षीय वेग, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि वह न्यूनतम वेग यानी कि वह न्यूनतम स्पीड जो चाहिए किसी एक पिंड को या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए, पृथ्वी की जो कक्षा होती है उसमें घूमने के लिए जो चाहिए उससे हम कहते हैं कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये स्केप वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। स्केप वेलोसिटी ज़्यादा होती है और उसके बाद जो है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो आर होता है, कैपिटल आर को आर दिख रहा है, इसमें आर भी होता है प्लस एच भी होता है, यानी कि हाइट, ये हाइट जिस ऊंचाई पर हम लोग एक वस्तु को हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं जिसके बाद वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी। तो आर प्लस एच जो होता है इसको हम कंबाइन करके देखें तो ये कैपिटल आर का फॉर्मूला के रूप में यहाँ पर हमको सामने आता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये एच के ऊपर भी डिपेंड करती है, एच के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यदि
पृथ्वी तल से ऊंचाई पर यह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि जो पृथ्वी की सरफेस होती है उससे ऊंचाई पर निर्भर करता है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर बहुत हाइट में हम लोग भेजना चाहें तो उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर बात मैं करूं तो जुपिटर के कई सारे क्या होते हैं, जुपिटर के कई सारे सैटेलाइट होती हैं। तो अगर जो सैटेलाइट नज़दीक होगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर कोई सैटेलाइट बहुत दूर होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रही थी, ये हाइट पे भी डिपेंड कर रही थी, क्योंकि हाइट इसका क्या था, इन्वर्सली था। ठीक है, तो अगर हाइट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, और अगर हाइट की वैल्यू कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम में आते हैं, इनके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब हम लोग बात करते हैं जी, इंपॉर्टेंट अगला है वह है केपलर्स के नियम, यानी कि जो केपलर्स के जो लॉ ऑफ जो प्लैनेट के होते हैं उसके हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि केपलर्स के ग्रह संबंधित नियम। तो पहला हम लोग इसमें 3 नियम टोटल होंगे। पहला नियम हम लोग समझते हैं, फिर दूसरा नियम समझेंगे, और फिर तीसरा नियम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई जो केपलर्स हैं, केपलर्स ने ये कहा कि पृथ्वी और जो बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य जो है उनके केंद्र पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है, जबकि वो कहाँ है, किसी एक छोर पर स्थित है। तो अगर मैं बोलूँ तो सूरज जो है वो एक छोर पे स्थित है, जैसे ये छोर आपका दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सूरज जो है वो स्थित है, ना कि सूरज जो होगा वो एक सेंटर पे है। ऐसा हम लोग प्राचीन समय में मान के चलते थे कि भाई सूर्य जो होगा वो सेंटर पे है, जबकि ऐसा नहीं है, और इसके आसपास जो है वो ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इससे हम कहते हैं ऑर्बिट्स के जो नियम है केपलर्स के संबंधित, उसका पहला नियम। तो पहला नियम का मतलब यह है कि भाई सूर्य जो है और बाकी जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्डर पे चक्कर लगाते हैं, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और सूर्य जो है वो एक केंद्र पे नहीं है बल्कि एक छोर पर स्थित है। तो यह है केपलर्स का पहला नियम। सेकंड लॉ की हम लोग बात करें तो वो इससे ही संबंधित होता है। केपलर्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये सन है और पृथ्वी मान लीजिए यहाँ है अभी, तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टाइम ले लूँ कोई अगर मैं टाइम ले लूँ 4 दिन, ठीक है, तो 4 दिन में हो सकता है कि पृथ्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, पृथ्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक डिस्टेंस कवर करी है इन 4 दिनों में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ पृथ्वी काफ़ी दूर पे हो, तो अगर ये पृथ्वी है तो इस 4 दिनों पे इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर पृथ्वी जो है वो सूरज से नज़दीक पे है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो ज़्यादा दूरी तय करती है, और ज़्यादा दूरी तय करने का मतलब यह है कि उसकी स्पीड जो होती है बढ़ जाती है। तो पहला क्वेश्चन कि अगर कोई ग्रह या फिर अगर कोई पृथ्वी सूरज के नज़दीक होगी तो उस समय उसकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर ली उसी टाइम पे। जबकि अगर कोई ग्रह या फिर कोई पृथ्वी की अगर बात मैं करूं, वो सूरज से अगर अधिक दूरी पर हो, मैक्सिमम दूरी पर हो, तो उस समय वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जितना ये एरिया कवर करता है, ये जो एरिया होगा दोनों ही कंडीशन पे, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये दोनों जो एरिया होंगे ये दोनों एरिया सेम होते हैं। हालांकि स्पीड तो बढ़ जाती है जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक होती है, और दूरी होने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जो एरिया इन्होंने कवर्ड किया होगा, जो त्रिज्यीय क्षेत्रफल यानी कि जो रेडियल एरिया आपने कवर्ड किया होगा पृथ्वी ने, उस सेम टाइम पे वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी कि जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो तरह तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं तीसरे लॉ की तरफ। देखिए केपलर्स का तीसरा नियम की अगर हम लोग बात करें तो केपलर्स का तीसरा नियम कहता है कि देखिए कोई ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है रिवॉल्यूशन का, उसका जो स्क्वायर होता है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके बीच की जो दूरी होती है, सूरज और उस ग्रह के बीच की जो दूरी होती है उसके दूरी के क्यूब के बराबर के। यानी कि टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस, यानी कि आप कह सकते हो कि जो आर होता है उसके क्यूब के। ठीक है, ये है आपका तीसरा लॉ। इसका मतलब यह है कि अगर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना, इसका मतलब स्पीड इसकी कम हो जाएगी।
और अगर आर जो होगा वो कम होगा तो ऐसे में टाइम भी कम लगेगा। जैसे अगर बात मैं करूँ मरकरी की, आपको पता है कि मरकरी सूरज के काफ़ी नज़दीक है और सबसे नज़दीक ग्रह है, तो इसका मतलब है कि उसका आर कम है, तो इसका मतलब टाइम भी वो क्या लेगा, कम लेगा। 88 दिन लेता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में। वहीं अगर बात मैं करूँ नेपच्यून की, तो नेपच्यून जो होगा वो 168 ईयर लेता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने पे। इसका मतलब है कि काफ़ी दूर है और उसका आर ज़्यादा है, तो ऐसे में वो टाइम भी ज़्यादा लेता है। अब एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, आपको ध्यान देना होगा। वो क्वेश्चन ये है कि यदि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को मैं क्या कर दूं, दुगना कर दूं। यदि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को दुगना कर दूं, तो आपको पता है कि अगर दूरी को दुगना कर दिया जाए तो टाइम पीरियड में भी इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो टाइम होगा अब वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो कितना लगेगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि सर टाइम स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इक्वल में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। टाइम स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब कर लेता हूँ, और यहाँ पर बोला है कि भाई ये 2r क्यूब होगा। तो आपको पता है कि जब मैं 2 का क्यूब करूँगा तो ये कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। r क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब मैं इसको अंडर रूट करूँ तो ये जो 8 है ये हो जाएगा आपका 2√2। तो 2√2 और इंटू में 365 कर दूं, इंटू में 365 दिन, क्योंकि जो सामान्यतः जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं। इसका मैं 2√2 कर दूं, और आपको पता है कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.41 के आसपास होती है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू 1.41 इंटू 365 डेज अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो सामान्यतः जो आंसर आएगा इसका वो लगभग आएगा 1032, लगभग 1032। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा दिन लगाएगा पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में। 1032 यानी कि 1 साल 365 दिन का होता है, और इसमें यहाँ पर लगेंगे 1032 दिन, लगभग 1032 दिन। तो ये है जी केपलर्स का तीसरा नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा पेंडुलम के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पेंडुलम के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए एक पेंडुलम जो है ये इस प्रकार से, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि पेंडुलम आपकी बधी हुई है, और ये है आपके पेंडुलम के नीचे एक बॉब, ठीक है, एक बॉब। ये आपकी पेंडुलम जो है वो सिंपल पेंडुलम जिसको हम लोग कहते हैं वो है। अब अगर मैं बात करूं कि ये है आपका पेंडुलम के नीचे एक बॉब, अगर अब हम लोग बात करें तो भाई जब टाइम जो इसका बढ़ता है या घटता है तो ये पेंडुलम के मोशन के कारण से होता है। और ये जो बॉब होता है जब मोशन करता है, यानी कि जब बॉब एक बार इस डायरेक्शन पे जाएगा और एक बार इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो इससे ही आपका जो होगा वो समय का हम लोग आकलन करते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेशन का मतलब हो गया दोलन। तो पहला आपको समझना पड़ेगा कि दोलन क्या होता है, दोलन का मतलब ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो बॉब का इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, और फिर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाना, इसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। क्या हम कह सकते हैं कि भाई बॉब का इधर उधर गति करना ही क्या कहलाता है, ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि भाई एक दोलन करने में, यानी कि एक ऑसिलेशन करने में लगने वाला समय, एक ऑसिलेशन करने में लगने वाला जो समय होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि उसका आवर्तकाल कहते हैं। अब आपको ये बताओगा कि जो टाइम होता है जी वो इन्वर्सली होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। टाइम जो होता है वो इन्वर्सली होता है किसके, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। इसको भी आपको समझना होगा, यानी कि टाइम और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो टाइम ज़्यादा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको भी समझ लेना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, आवर्त क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि भाई 1 सेकंड में कितने दोलन हुए हैं, यानी कि 1 सेकंड पे कितने दोलन हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि उसका आवर्त कहते हैं। अब अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो आपको पता है कि भाई पेंडुलम जो है वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो डिपेंड करेगी कि इसका जो पेंडुलम का जो बॉब है उसके जो टोटल लंबाई है इसके ऊपर। अगर एल की वैल्यू देखो, इसका फॉर्मूला जो है वो है 2π√L/g, यानी कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगर एल कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा।
अगर ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली है तो ग्रेविटी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। इस प्रकार से कुछ रिलेशन है। अब अगर मैं बात में करूं कि भाई जो लेंथ के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, पहले तो वो क्वेश्चन पूछाएगा कि अगर मैं लंबाई को क्या कर दूं, लेंथ को मैं क्या कर दूं, 4 गुना कर दूं। अगर मैं इसे 4 गुना कर दूं तो ये अंडर रूट में है, तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड होगा वो दुगना हो जाएगा, है ना। अगर मैं लंबाई को 4 गुना कर दूं तो जो टाइम पीरियड होगा वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में 4 जो होगा वो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात में करूं कि जो गर्मियों के मौसम में, आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में जो होता है वो लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। तो गर्मियों के मौसम में जो होता है, ये घड़ी जो होती है, पेंडुलम जो वॉच होती है, वो क्या हो जाती है, काफ़ी सुस्त हो जाती है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो गर्मियों के मौसम में सुस्त हो जाती है। और वहीं पर बात करूँ सर्दियों के मौसम में, आपको पता है कि सर्दियों के मौसम पे लेंथ सिकुड़ती है। तो सिकुड़ने का मतलब है कि एल कम हो गया, तो इसका मतलब टाइम भी कम लगेगा। इसका मतलब है कि टाइम कम लगना, इसका मतलब है कि घड़ी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, चुस्त हो जाएगी, है ना। चुस्त का मतलब है कि घड़ी की टाइम जो होगा वो काफ़ी कम लेगी घड़ी, ठीक है। ऑक्सीलेशन करने पे घड़ी जो होगी वो टाइम कम लेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। दूसरा डिपेंड करता है जी ग्रेविटी पे। तो ग्रेविटी के ऊपर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर जी ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर मैं पहाड़ों पर घड़ी को लेके जाऊं, अगर मैं घड़ी को पहाड़ों पर लेकर जाऊं, आपको पता है कि पहाड़ों पर ग्रेविटी का मान क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं पहाड़ों पर लेके जाऊं जहां पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो वहां पर टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि घड़ी जो हो जाएगी वो सुस्त हो जाएगी। और ऐसा ही जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था, तो पहाड़ों पे और खान में, यानी कि जो कोई माइंस होती है उसमें अगर मैं दोनों में लेके जाऊं तो दोनों कंडीशन पे आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो अगर पहाड़ों की बात करूं या खानों की बात करूं तो ऐसे दोनों ही समय पे घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, यानी कि घड़ी का जो होगा वो टाइम ज़्यादा लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जी की वैल्यू कम है तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लेगा। ज़्यादा का मतलब है कि स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ चंद्रमा पे ले जाएंगे, तो आपको पता है कि चंद्रमा पे जो भी होता है वो जी का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि ग्रेविटी वहाँ पर कम होती है। तो अगर ग्रेविटी कम होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ज़्यादा का मतलब क्या होता है, और टाइम ज़्यादा का मतलब ये होता है कि घड़ी जो हो जाएगी वो सुस्त हो जाती है काफ़ी, और काफ़ी जो है वो धीमी गति करती है, तो ये आपका टाइम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि ग्रेविटी का जो जो कॉन्सेप्ट आपको ने पढ़ा है कि भाई पेंडुलम को अगर विश्वत से अगर हम ध्रुव की ओर ले जाएं, या फिर विश्वत में हम लोग पेंडुलम को अगर हम लोग देखें, तो आपको पता है कि विश्वत में जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। और अगर मैं ध्रुव की ओर लेके जाऊँ तो वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसका मतलब टाइम कम लगेगा। इसका मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, काफ़ी चुस्त हो जाएगी, है ना। काफ़ी घड़ी का जो टाइम हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये है आपकी पेंडुलम यानी कि सिंपल पेंडुलम का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप जो है इससे बचना चाहते हो, अगर आप इस पेंडुलम से बचना चाहते हो, सिंपल पेंडुलम से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं स्पेसशिप में अगर मैं इसको भेजूं, इस पेंडुलम वॉच को भेजूं, तो कहीं ना कहीं समय हमें उनको सही बताने वाले नहीं है। तो इसलिए हम लोग स्पेस में जो होते हैं वो हम लोग एक स्प्रिंग वॉच का प्रयोग करते हैं, एक स्प्रिंग पेंडुलम वॉच का हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉच, ठीक है। तो न्यूक्लियर वॉच या फिर परमाणु घड़ी से हम लोग कहते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं स्पेस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ जाते हैं, क्योंकि ये इसका जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और एक दो चीज़ों पे, और वो है आपका द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। देखिए सेंटर ऑफ मास का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप मान लीजिए अगर केले के छिलके पे अगर आपका पाँव आता है तो कई बार आप लोग फिसलते हो और आपकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी टिल्टेड हो जाती है, काफ़ी तिरछी हो जाती है, लेकिन अपनी अपनी बॉडी का आप मास संभाल देते हैं, सेंटर ऑफ मास संभाल देते हैं, तो आप गिरने से बच जाते हैं। तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का जो होता है मास वो क्या होता है, केंद्रित होता है, ठीक है। पूरी बॉडी का मास क्या होता है, केंद्रित होता है। तो अगर वो बॉडी, जैसे अगर मान लीजिए मैं ये इस प्रकार की बॉडी की बात करूं, तो आपको पता है कि लगभग इसके बीच में होगा, अगर मैं इसको एक धागा बांध दूं तो आप देखेंगे कि भाई ये जो होगा वो बिल्कुल सही तरीके से ओरिएंटेड हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ से धागा बांधूं तो आप देखेंगे कि एक तरफ झुक जाएगा,
तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास इस वाले कंडीशन पे बैलेंस नहीं किया गया। अगर बीच में हम लोग ने बांधा तो सेंटर ऑफ मास उसका बैलेंस हो गया। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक केंद्र होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास जो होता है वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सेंटर ऑफ मास से जुड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, एक मीनार है, इसे हम कहते हैं पीसा की मीनार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीसा की मीनार है वो तिरछी है ना। पीसा की मीनार क्या है, तिरछी है, लेकिन तिरछी होने के बावजूद भी वो गिरती नहीं है या फिर वो बैलेंस है। उसका एक कारण क्या होता है, क्योंकि इस पीसा की मीनार अगर हम लोग देखें तो पीसा की मीनार की जो नींव है ना वो काफ़ी गहरी खोदी गई है और उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लाई करता है इस एरिया पे। सेंटर ऑफ मास उसका पृथ्वी की सतह से नीचे लाई करता है, जिसके कारण से ये क्या है, बैलेंस है। और अगर ऐसा ना होता तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता, ये जो बॉडी होती है ये काफ़ी समय पहले ही गिर जाती। तो पीसा की मीनार तिरछी होने के कारण भी नहीं गिरती। उसका एक कारण क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, बैलेंस है, और पृथ्वी के जो सरफेस होती है उसके नीचे बनाए गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे और बाकी सभी आपकी वीडियो कंप्लीट होंगे। तो इसको आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और अपनी कोई किताब आप अगर पढ़ते हैं तो उस किताब से क्वेश्चन भी आप लोग हल करें। थैंक यू।